हेलो फ्रेंड, एलसीसी ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम ज्योग्राफी क्लास 10th पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें आपको भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में बता रहे थे, जिसमें आपको संसाधन और संसाधन का वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण का आधार और संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर कितने कितने भागों में किया गया है, कितने प्रकार में बांटा गया है, वो सब कल हम बताए थे। अब आगे हम चर्चा करेंगे संसाधन नियोजन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले जानना होगा संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है। नियोजन का मतलब होता है समयबद्ध तरीके से किसी भी संसाधन, किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का, ठीक है, समयबद्ध तरीके से उपयोग करना ही नियोजन कहलाता है, या विवेक पूर्ण उपयोग हम कह सकते हैं। अपनी बुद्धि से, विवेक से, ठीक है, इस तरह हम उपयोग करें, ठीक है, कि जो वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं उसका दोहन भी ना हो, ठीक है, और समय के साथ वह चलता रहे, समाप्त न हो, ठीक है। तो इसका सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसाधन नियोजन, हम कह सकते हैं कि संसाधन का विवेक पूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, भारत में संसाधन नियोजन के बारे में जानेंगे, ठीक है। भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, ठीक है, यहाँ जो संसाधन नियोजन जरूरी क्यों है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानिए कि जो संसाधन नियोजन जो होता है किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए काफी आवश्यक होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि हम लोग जिस देश में रहते हैं, भारत में, भारत विविधताओं का देश है, जहां पर संसाधन का वितरण जो है एक समान नहीं पाया जाता है। जैसे भारत के कुछ ही ऐसे राज्य हैं जो किसी खास संसाधन के मामला में धनी है। जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे भारत में झारखंड, ठीक है, भारत में हो गया झारखंड है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ठीक, उड़ीसा, ये सब जो राज्य है खनिज संसाधन में इत्यादि, ये सब जो राज्य है खनिज संसाधन के मामले में धनी है, जहां पर प्रचुर मात्रा में खनिज पाया जाता है। और कई ऐसे राज्य है जिसमें खनिज न के बराबर भी पाए जाते हैं। जैसे राजस्थान, तो राजस्थान सौर ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का वहां पर अधिक संभावना है, ठीक है। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कोयला का अधिक भंडार है। बिहार में आपको चूना पत्थर मिलता है, ठीक है। आपको असम में खनिज तेल क्षेत्र है, गुजरात में, महाराष्ट्र में और असम में खनिज तेल अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में जितना भी राज्य है, अलग अलग राज्य में सभी संसाधन प्रत्येक जगह मौजूद नहीं है। हर जगह अलग अलग संसाधन अलग अलग रूप में पाया जाता है। तो इस सब में यानी संतुलन, समायोजन हम किसके माध्यम से बना सकते हैं? तो संसाधन नियोजन के माध्यम से ही इस सभी विविधताओं को में संतुलन और समायोजन हम बना सकते हैं। तो भारत में संसाधन नियोजन जरूरी क्यों है? क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश है, जहां पर सभी संसाधन समान मात्रा में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो संसाधन नियोजन का मतलब समझ गए। पूछेगा आपसे कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे, अगर क्वेश्चन पूछे संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, तो आपका आंसर होगा कि संसाधनों का विवेक पूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। किसी भी राष्ट्र के विकास में संसाधन नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि संसाधन नियोजन के माध्यम से ही, ठीक है, हम संसाधनों का समयबद्ध तरीके से एक कार्यक्रम बना करके सही से उपयोग हम कर पाते हैं, ठीक है। तथा इसके अनियोजित संसाधन के अनियोजित जो होता है दोहन, उससे हम बचा सकते हैं। ये अनियोजित दोहन क्या होता है? अनियोजित दोहन के कहने का मतलब बिना किसी नियोजन के, बिना किसी कार्यक्रम के संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग करना, जिसके कारण क्या होता है कि जिस संसाधन का हम अधिक उपयोग कर लेते हैं
वह क्या हो जाता है, उसका भंडार समाप्त हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी पर अनेक बहुत ऐसा संसाधन है जिसका भंडार आप जानते हैं सीमित है और वह समाप्त संसाधन है। ठीक है, जैसे हम लोग अभी वायु का उपयोग करते हैं, सौर ऊर्जा, तो इसका असीमित भंडार है। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसका भंडार सीमित है। इसीलिए इसका हम किस तरह का उपयोग करना चाहिए, इसका विवेकपूर्ण उपयोग ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, संसाधन का संरक्षण हम कर पाए। ठीक है, संसाधन नियोजन समझ गए। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे संसाधनों का संरक्षण के बारे में। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, प्राचीन काल से ही मनुष्य, ठीक है, अनेक संसाधनों का दोहन करते आ रहा है, जिससे अनेक उपलब्ध हमारे आसपास में संसाधन पर संकट कह सकते हैं, उस पर खतरा या संकट मंडराने लगा है। ठीक है, जिसका संरक्षण काफी आवश्यक है मानव जीवन के लिए। ठीक है, हमारे अब जानते हैं कि हमारे देश में, ठीक, हमारे देश के महान विचारक, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी जिनको कहते हैं महात्मा गांधी, उनका कहना था भारत के संदर्भ में, महात्मा गांधी का कहना था संसाधन संरक्षण के संबंध में कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन महात्मा गांधी द्वारा कहा गया है। इसका मतलब हुआ, ठीक है, कि हमारे देश में पेट भरने के लिए इतना संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है कि हम उससे यानी कि अपना पेट तो भर सकते हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए जो आर्थिक संसाधन होना चाहिए, जैसे खनिज संसाधन, अनेक महत्वपूर्ण संसाधन, यानी कहने का मतलब भारत को कृषि प्रधान देश इनके द्वारा बताया गया कि हम पेट तो भर सकते हैं लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो पेटी भरने के लिए क्या आवश्यक है, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता होती है। क्योंकि भारत में संसाधनों का, ठीक है, संसाधनों पर कुछ ही लोगों के पास, ठीक है, अनेक महत्वपूर्ण संसाधन का जो अधिकार है, ठीक है, वह कुछ ही लोगों के पास सीमित हो जाने के कारण समाज दो भागों में बट गया है। एक संपन्न वर्ग और दूसरा विपन्न वर्ग के रूप में बट गया है। ठीक है, देखिए इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ध्यान रखना है, इसमें बताए हैं संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं वह बता दिए। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि संसाधनों का संरक्षण, संसाधन संरक्षण की क्या उपयोगिता होती है, या संसाधन संरक्षण आवश्यक क्यों है, या संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्यों होती है। ठीक है, तो कहेंगे कि मनुष्य के लिए, मनुष्य प्राचीन काल से ही संसाधन का दोहन करते आ रहा है। ठीक है, संसाधन का संरक्षण इसलिए आवश्यक है कि अगर संसाधन का संरक्षण, अगर हम संसाधन का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग नहीं करें तो कुछ संसाधन जो समाप्त संसाधन है उसका भंडार समाप्त हो जाएगा, जिससे हमारा वर्तमान पीढ़ी प्रभावित होगा ही, साथ साथ आने वाला पीढ़ी भी इसे संसाधनों से वंचित हो जाएगा। इसीलिए संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में, संसाधन संरक्षण के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, या अनेक व्यक्तियों द्वारा, ठीक है, अलग अलग आंदोलन, ठीक है, कई आंदोलन चलाए गए। ठीक है, और कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए थे, जिसमें संसाधन संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण भारत में चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन जो है, उसमें आपको चिपको आंदोलन, जिसके बारे में आप पिछली कक्षा में भी पढ़े होइएगा। चिपको आंदोलन जो, ठीक है, तत्कालिक, अभी वर्तमान में जो उत्तराखंड देख रहे हैं उस समय तत्कालिक अभी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था वन संसाधन के संरक्षण के लिए। अब समझ में आ रहा होगा संसाधन संरक्षण क्या है। तो संसाधन संरक्षण करने का मतलब कि हमारे प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त संसाधन है, जो वस्तुएं हमारे पर्यावरण में आसपास में उपलब्ध है,
उस पर कोई संकट अगर आ रहा है, उस संकट को खत्म करना ही इसका संरक्षण कहलाता है। जैसे यानी कि आपको चिपको आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड, वर्तमान में उत्तराखंड जो है उसमें आपको वन कटाई को रोकने के लिए, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, ठीक है, एक आंदोलन चलाया गया जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसको चिपको आंदोलन के बारे में फिर डिटेल में आगे अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन वह जान जाइए। ये आपको उत्तराखंड, वर्तमान में जो उत्तराखंड है उस समय उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड जिला, उत्तराखंड राज्य में स्टार्ट किया गया था, ठीक, टिहरी गढ़वाल जिला, ठीक। अब देखिए उसके बाद नर्मदा बचाओ अभियान, ठीक है, जो नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में वहां के स्थानीय लोगों द्वारा चलाया गया था, जिससे देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन सरकार द्वारा नर्मदा नदी पर, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना पर जब बनाया जा रहा था, जिसमें, ठीक है, यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश और एवं राजस्थान, 3 राज्यों में संयुक्त रूप से सिंचाई के लिए नदियों पर, नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाया जा रहा था। इस बांध से सरकार द्वारा कहा जा रहा था कि यानी कि अब तीनों राज्य के अधिक आबादी सिंचाई का लाभ उठाएगा, लेकिन दूसरी ओर, ठीक है, इस बांध बनने से अनेक, यानी कि उस तीनों राज्य का अनेक जो क्षेत्र है वह जलमग्न हो गया, ठीक है, और लाखों यानी कि लोगों को विस्थापित होना पड़ा, ठीक है, जिससे उनके अनेक वन विनाश, यानी कि वन संसाधन, ठीक है, कृषि संसाधन, इस सब पर यानी कि संकट आने के कारण, ठीक है, इसके विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था मेधा पाटेकर के नेतृत्व में। ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, ठीक है, उत्तराखंड में स्टार्ट किया। इसके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तो भारत में अनेक प्रयास किए जो है, और संसाधन संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर, क्योंकि जो संसाधन संरक्षण जो है, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पूरे दुनिया को है, क्योंकि अभी वर्तमान में दुनिया संसाधन के संबंधित अनेक समस्याओं, संरक्षण से संबंधित अनेक समस्याओं से पूरा विश्व अभी यानी कि परेशानी झेल रहा है, ठीक है। तो संसाधन संरक्षण की समस्या सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व लेवल पर है। तो पूरे विश्व में संसाधन संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर कुछ जो कदम उठाए गए हैं उसको हम बारी बारी से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले संसाधन संरक्षण के लिए सबसे पहली बार विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम, स्वीडन जो है, स्वीडन देश है, उसकी राजधानी स्टॉकहोम में सबसे पहले यानी कि संसाधन संरक्षण के लिए विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पूछता है विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, तो 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम, ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था, ठीक है, जिसमें पर्यावरण संबंधित, ठीक है, अनेक समस्याओं पर विचार किया गया, ठीक है। और इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को मनाया जाएगा, ठीक है। जो आज भी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। यह जो मनाने का निर्णय, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय किस सम्मेलन में किया गया, तो विश्व शिखर सम्मेलन में 1972 ईस्वी में किया गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यानी कि संसाधन संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, इसे ध्यान रखने का चीज है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो आपको 3 से लेकर 14 जून के बीच में यह सम्मेलन चला 1992, ठीक है। पूछता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो 3 से 14 जून के बीच में यानी 1992, ठीक है। अब देखिए यह रियो डी जेनेरो, ठीक है, ब्राजील का शहर है, ठीक है, ब्राजील का शहर है
रियो डी जेनेरो में 178 यानी कि 178 विभिन्न देशों के 178 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। प्रतिनिधि कहने का मतलब विभिन्न देशों से 178 देशों से, यानी कि 178 देशों का प्रतिनिधि मतलब उस देश के प्रधान कह सकते हैं, प्रधान के द्वारा या उस देश के द्वारा भेजा गया व्यक्ति, ठीक है। 178 देशों का प्रतिनिधि इसमें भाग लिया था, ठीक है, जिसमें विश्व में चले आ रहे विभिन्न समस्या जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, हरित गृह, ठीक है, वन संरक्षण, जैव विविधता, ठीक है, कार्यक्रम 21 या 800 पेज का कार्यक्रम 21, यानी इसी में एक यानी योजना चलाया गया जिसमें 21 यानी 800 पेज का एक समझौता किया गया था, ठीक है। इसी का अंग है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। उसके बाद रियो घोषणा पत्र पर सहमति बनाया गया। इसमें सिर्फ ध्यान रखना है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, तो 3 से 14 जून 1992 में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे, तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में, जिसमें 178 देश के प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे, ठीक है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21, रियो घोषणा पत्र, इस सब पर सहमति प्रदान किया गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, सिर्फ ध्यान दीजिए, ठीक है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, ठीक है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन इसके ठीक 5 साल के बाद, ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 23 से 27 जून 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में, ठीक है, यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, न्यूयॉर्क शहर में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें भी पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित, ठीक है, यानी कि संसाधनों के संरक्षण से संबंधित अनेक कदम उठाए गए, ठीक है। इसमें सिर्फ ध्यान रखना है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, तो 23 से 27 जून 1997 न्यूयॉर्क में, ठीक है। उसके बाद है क्वेटो सम्मेलन, जापान के क्वेटो शहर में, ठीक है, एक सम्मेलन बुलाया गया। यह आपको ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, क्वेटो सम्मेलन जो है विश्व में, ठीक है, हो रहे ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था क्वेटो जापान, ठीक है। क्वेटो जो शहर जापान का शहर है, ठीक है। यह दिसंबर 1997 में इसका आयोजन किया गया, जिसमें 159 देश शामिल हुआ। ध्यान रखना है क्वेटो सम्मेलन, जिसको ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस सम्मेलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ग्रीन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, यानी ग्रीन हाउस जो गैस है, जैसे ग्रीन हाउस गैस के बारे में आप पढ़िएगा आगे, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के प्रयोग को कम करने के लिए, या जिससे ग्रीन हाउस गैस जिसके कारण ही आपको ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ग्रीन हाउस गैस के कारण ही होता है, ठीक है, तो उसी को कम करने के लिए क्वेटो सम्मेलन का आयोजन किया गया था दिसंबर 1997 में, जिसमें 159 देश शामिल हुआ, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार 6 गैस का पहचान किया गया। 6 गैस को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। उसके बाद सल्फर हेक्सा क्लोराइड, ठीक है, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। जो 6 गो गैस है, इसको यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस माना गया, और इसके प्रयोग पर कंट्रोल किया करने के लिए विभिन्न देशों को, ठीक है, इसके प्रयोग पर कटौती करने का सलाह दिया गया या निर्देश दिया गया। इसमें 159 देश शामिल हुए थे, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा क्वेटो सम्मेलन से ध्यान रखना है कि क्वेटो सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, तो क्वेटो सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1997 में आपको जापान के क्वेटो शहर में हुआ, जिसमें 159 देश शामिल हुए, ठीक है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार 6 गैस का पहचान किया गया, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्सा क्लोराइड
और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन इसके 26 अगस्त से 4 सितंबर 2000 के बीच यानी 2002 को किया गया। ठीक है, यानी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में इसका आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। ठीक है, जिसमें 151 जो है समझौता धाराओं पर विचार किया जाना था। ठीक है, धारा मतलब कानून, 151 को जो है पॉइंट पर बात किया जाना था, सहमति बनाया जाना था, लेकिन यह सहमति इस पर नहीं बन पाया और इस सम्मेलन में का कोई भी निर्णय, सही निर्णय, ठोस निर्णय नहीं निकल पाया। या कह सकते हैं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन यह सफल सम्मेलन नहीं था, इसका कोई नतीजा निकल करके नहीं आया। ठीक है, देखिए सतत विकास की अवधारणा। ठीक है, अब जानते हैं कि संसाधन जो है प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। ठीक है, जो मनुष्य के जीविका का आधार होता है। संसाधन अब जानते हैं मनुष्य के, कोई भी संसाधन जो है मनुष्य के जीविका के आधार भी होता है और प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जितना भी संसाधन हम जो उपयोग कर रहे हैं वो किसके द्वारा दिया गया? प्रकृति द्वारा प्रदान एक प्रकार का हम उपहार कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठीक इनका अनियोजित दोहन किया। ठीक है, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जल प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, ठीक है, अनेक प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी। ठीक है, ये सब यानी कि आपको संसाधन के अनियोजित विदोहन के कारण हुआ है। ठीक है, इसी के संदर्भ में संसाधन के संरक्षण के संदर्भ में सतत विकास की अवधारणा का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानिए। तो सतत विकास की अवधारणा पूछता है प्रश्न कि संसाधन संरक्षण में सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सतत विकास की अवधारणा या आप सीधे कह सकते हैं सतत विकास से आप क्या समझते हैं पूछेगा तो कहेंगे संसाधन के संदर्भ में सतत विकास की प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें या वैसी विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए ठीक है वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य के पीढ़ी के लिए भी संसाधन को सुरक्षित रखना या विकसित करना ही सतत विकास की अवधारणा कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, सतत विकास के मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर जो शब्द है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सतत। सतत मतलब होता है लगातार। सतत मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है लगातार या इसको हम कह सकते हैं जारी। ठीक है, तो कहने का मतलब विकास का मतलब आप जानते ही। ठीक, तो विकास के मतलब तो समझ रहे हैं। और सतत मतलब लगातार विकास। तो लगातार विकास कब होगा? ठीक है, संसाधन में उसके स्थिति में लगातार विकास कब कर सकते हैं? जब यानी बिना नुकसान पहुंचाए हुए। ठीक है, इस तरह उसका उपयोग करेंगे बिना नुकसान पहुंचाए हुए। ठीक है, ऐसा उपयोग करेंगे कि उसका लाभ हम भी उठाए और आने वाला पीढ़ी भी उठाए। उसी को हम कहेंगे सतत विकास कहते हैं। ठीक है, ठीक है, पूछता है प्रश्न पूछेगा सतत विकास से आप क्या समझते हैं? तो कहेंगे सतत विकास की वैसी प्रक्रिया है जिसमें ठीक है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए अपने वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य के पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और यह सतत विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, संसाधन के अनियोजित दोहन को रोकने के लिए अपनाया जाता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। समझ गए सतत विकास। सतत विकास मतलब हुआ लगातार जारी रहने वाला विकास। ठीक है, अब देखिए संसाधन के अनियोजित विदोहन। ठीक है, इसके बारे में आप जानते हैं डाकुओं की अर्थ व्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं। ठीक है,
संसाधन के, ठीक है, अनियोजित विदोहन, यानी वैसा सिस्टम या वैसा अर्थव्यवस्था या वैसा सिस्टम, ठीक है, जिसमें संसाधन के बिना किसी नियोजन से के अनियोजित तरीका से जिसमें संसाधन का दोहन किया जाता है, ठीक है, संसाधन का उपयोग इस तरह किया जाता है बिना किसी नियोजन के, ठीक है, शोषण किया जाता है। जैसे जल संसाधन का अधिक उपयोग किए, उसका शोषण किए, जल भंडार समाप्त हो गया, ठीक है, या कोयला का अगर अधिक उपयोग किए, कोयला का भंडार समाप्त होने के कगार पर है। पेट्रोलियम का अधिक उपयोग कर रहा है और वह आपको समाप्त होने के कगार पर है। पेड़ पौधा की अंधाधुंध कटाई कर दिया, जंगल समाप्त हो गया, जानवर विलुप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं यानी कि मनुष्य के साथ साथ संसाधन के बिना अनियोजित तरीका से दोहन करने की प्रक्रिया को यानी कहते हैं हम डाकुओं की अर्थव्यवस्था, ठीक है। डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध होता है संसाधन के अनियोजित विदोहन से। प्रश्न पूछेगा कि संसाधनों डाकुओं के अर्थव्यवस्था संबंधित होता है, तो इसका हम आंसर लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है, इसका आंसर देंगे डाकुओं की अर्थव्यवस्था संबंधित होता है। इसका आंसर हो जाएगा संसाधन के अनियोजित विदोहन से, यानी बिना किसी नियोजन के संसाधन का दोहन करना, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही आपका टॉपिक जो अभी बताए हैं इससे पहले, ठीक है। संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन नियोजन, संसाधन संरक्षण और संसाधन संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार के सम्मेलन, ठीक है। सतत विकास की अवधारणा, डाकुओं की अर्थव्यवस्था, ठीक है। इस चैप्टर का जो टॉपिक था उसके बारे में आप अच्छा से समझ जाइएगा। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम अगर हो रहा है, इससे संबंधित कोई बात अगर आपको पूछना है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका सोल्व जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, ठीक है, उसके अलावा कई प्रश्न, ठीक है, हम आपको नोट्स बना करके पीडीएफ फॉर्म में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप से उपलब्ध हो जाएगा, या आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, आप संपर्क करके पीडीएफ हमसे ले सकते हैं।